हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए अणुकक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख बनाना बताऊंगा कि जो अणुकक्षक होते हैं उनके ऊर्जा स्तर आरेख किस तरीका से बनाए जाते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग किस तरीका से बनाते हैं, वो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए बताऊंगा। और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके किस तरीका से आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। और उसके रेस्पेक्ट में जितनी भी बात है वो सारी चीजें मैं आज के इस लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आज का लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आपको पता है कि हम यहाँ पर दोनों का डिस्कशन करेंगे। एक तो समनाभिकीय द्विपरमाणु कणुओं का और एक विषमनाभिकीय। समनाभिकीय का मतलब जिनके अंदर एटम सेम होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम सेम होते हैं। और विषमनाभिकीय का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया और ये क्या बन चुका है आप लोगों का N2। तो देखो, आप लोगों को पता है यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम सेम है, दोनों नाइट्रोजन एटम सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समनाभिकीय, होमो एनुलर। और अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, तो आप लोगों को पता है कि CO कौन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और ये विषम नाभिकीय हो गई, अर्थात ये हेट्रो एनुलर हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कार्बन एक अलग एटम होता है, ऑक्सीजन एक अलग एटम होता है। तो ये तो समनाभिकीय होते हैं, मतलब जिनके अंदर आप लोगों के एटम सेम होते हैं। और विषम नाभिकीय का मतलब जिनके अंदर आप लोगों के एटम डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विषम नाभिकीय, हेट्रो एनुलर बोलते हैं, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इन सभी के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊंगा, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में तो मैं समनाभिकीय के बारे में बात करूंगा। समनाभिकीय के पूरे एग्जांपल हम लोगों को देखने और पूरे सॉल्व करने के बाद फिर हम चालू करेंगे विषमनाभिकीय, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इस वक्त जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा समनाभिकीय के बारे में, अर्थात समनाभिकीयों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊंगा, ठीक है ना। उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊंगा कि किस तरीका से बनाते हैं, ठीक है। जैसे समनाभिकीय हम लोगों का खत्म हो जाएगा उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे विषमनाभिकीय द्विपरमाणु कणों के अनुकक्षक संरचना, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले समनाभिकीय के बारे में बता देता हूं। पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि समनाभिकीय के अंदर हम लोगों के सिलेबस में कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं और विषमनाभिकीय के हम के सिलेबस में कितने एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं समनाभिकीय वाले बता देता हूं आप लोगों को। समनाभिकीय द्विपरमाणु कणु जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं और जिनका डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो देखो, यहां पर मैं बात करता हूं समनाभिकीय द्विपरमाणु को अणु, समनाभिकीय द्विपरमाणु कणु मतलब होमो एनुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर हम लोग जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे वो तो किसका बनाएंगे, H2 का बनाएंगे, H2 प्लस आयन का बनाएंगे, एक हम He2 का बनाएंगे, एक Li2 का बनाएंगे, ठीक है ना। Li2 का बनाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे Be2 का बेरिलियम का, फिर B2 का बोरॉन का, फिर कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, ठीक है ना। ऑक्सीजन के अंदर एक O2 का बनाएंगे, एक O2 प्लस का बनाएंगे, एक O2 प्लस 2 का बनाएंगे, एक O2 माइनस का बनाएंगे, एक O2 माइनस 2 का बनाएंगे, एक हम बनाएंगे F2 का और एक हम बनाएंगे Ne2 का, ठीक है ना। ये सभी एग्जांपल आप लोगों के समनाभिकीय के, मतलब इन सबके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मुझे यहां पर बनाने हैं क्योंकि सब हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सबके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरीका से बनाते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं विषमनाभिकीय, ठीक है ना। अब बात करता हूं विषमनाभिकीय जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु, विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु मतलब हेट्रो एनुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें जो हम लोगों के लिए दे रखी है एग्जांपल, एक तो हम लोगों के लिए NO दे रखा है, एक हम लोगों के लिए NO प्लस दे रखा है, एक हम लोगों के लिए NO माइनस दे रखा है, एक हम लोगों के लिए CO दे रखा है और एक हम लोगों के लिए CO प्लस दे रखा है। तो देखो, ये एग्जांपल तो समनाभिकीय के, क्योंकि यहाँ पर एटम बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और ये आप लोगों के विषमनाभिकीय के हैं, क्योंकि जैसे कि ये एग्जांपल लिया तो नाइट्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, तो कॉमन सी बात है वो विषम हो गए, हेट्रो हो गए। जबकि यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल लूं तो दो हाइड्रोजन बिल्कुल सेम हाइड्रोजन, इसका मतलब समनाभिकीय है और ये कौन होगा, विषमनाभिकीय है। ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, एक एक का डायग्राम बनाकर मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, एक एक का डायग्राम बनाकर मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा समनाभिकीय के बारे में, होमो एनुलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर डिस्कशन करेंगे विषमनाभिकीय वालों के, ठीक है। तो मिटा देता हूं, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं
है समनाभिकीय द्विपरमाणु कणों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरीका से बनाते हैं। ठीक है ना, बोर्ड की तरफ देखना, मैं इनको मिटा के उसका डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बनाऊंगा N2 तक के अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बनाऊंगा N2 तक के अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। एक काम करता हूं, मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पूरे को मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा, पूरे बोर्ड पे आएगा, तो इस पूरे को मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना, अब बनाना चालू करता हूं। देखो आप लोग, हेडिंग डाल देता हूं एक बार फिर से। यहां पर हेडिंग डाल दी मैंने, यहां पर अनुकक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, अनुकक्षकों की ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनुकक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं N2 तक के अणुओं के लिए। N2 तक के अणुओं के लिए, N2 तक के अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये डायग्राम जो बनाऊंगा वो किस किस के लिए बनाऊंगा, एक तो B2 के लिए बनाऊंगा, एक C2 के लिए बनाऊंगा और एक N2 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाना चालू करता हूं आप लोगों के लिए। देखो बोर्ड की तरफ देखते जाना, मैं यहां से लिखना चालू करता हूं जिससे कि आप लोगों को हाँ यहां तक दिखाई दे जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहां पर बनाना चालू कर रहा हूं। एक डायग्राम ये बना दिया आप लोगों का, एक जस्ट उसके नीचे रख दिया। ठीक है ना, हाँ दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, एक यहां पर बना दिया और एक मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, और इस तरीका से कर देना जिससे कि मिलाने में आसानी रहे। ठीक है ना, इस तरीका से करते चलना जिससे मिलाने में आसानी रहे। देखो इनको इनसे एक दूसरे से मिला दो, ये लो भैया, ये मिला दिया। ठीक है ना, ये बना दिया मैंने 1s का, क्योंकि आपको पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होती है। इसको बोलते हैं सिग्मा बी 1s। बी का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग। देखो भैया आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो नीचे की ऑर्बिटल होती है वो होती है बॉन्डिंग, और ऊपर की होती है वो होती है एंटी बॉन्डिंग। मैं अभी बता दूंगा आप लोगों के लिए, इसको ऊपर लिख देता हूं जिससे कि सही तरीका से दिखाई दे जाए। इसको यहां पर लिख देता हूं, सिग्मा बी 1s। बी का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, और स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे सिग्मा स्टार 1s लिख दी, स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो आप लोगों की बॉन्डिंग है जिसको बंदी कक्षक बोलते हैं, और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग है जिसको विपरीत बंदी कक्षक बोलते हो। मतलब बंदी वाली बॉन्डिंग वाली तो बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करते हो, विपरीत वाली बॉन्ड बनाने का विरोध करते हैं। अभी एक बार और बता दूंगा, पहले मैं एक काम करता हूं, उसका डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, 1s का बन गया। अब मैं आप लोगों के लिए यहां पर 2s का बना देता हूं। देखो ये डायग्राम मैंने यहां पर किसका बना दिया, 2s का बना दिया। ये लो भैया, ये डायग्राम हो गया आप लोगों का 2s का। मिला दो सबको। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा बी 2s, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना, सिग्मा बी 2s, बी का मतलब ये बॉन्डिंग है, और ऊपर वाली आपको पता है एंटी बॉन्डिंग होती है। चलो ठीक है, अब मैं p ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं। ठीक है ना, p ऑर्बिटल और बना देता हूं यहां पर। तो एक काम करता हूं, यहां से इस हेडिंग को मिटाता हूं। ठीक है ना, यहां से मैं आप लोगों की हेडिंग को मिटा देता हूं। देखो यहां से इस हेडिंग को मिटा देता हूं क्योंकि यहां से ये आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, ये हेडिंग मिटा दी मैंने। ठीक है ना, अब देखो यहां से p ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये बना दी आप लोगों के लिए मैंने p ऑर्बिटल। ठीक है, ये बन गई आप लोगों की p ऑर्बिटल। ठीक है, दो नीचे एक ऊपर लिख दो। इनको इस तरीका से कर देना जिससे कि मिलाने में आसानी रहे। ठीक है भैया, यहां पर क्या करनी है आपको, दो ऑर्बिटल तो आप लोगों को नीचे रखनी है, एक ऑर्बिटल आपको ऊपर रखनी है। ठीक है ना, इस तरीका से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, इनको एक दूसरे से मिला दो। ये लो, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पाई 2px। बी लगा देना, बी का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग। यहां पर पाई बी 2p बाई, यहां पर इसको बोलते हैं सिग्मा बी 2pz। ऊपर स्टार लगा दो, इसको पाई स्टार 2px, इसको पाई स्टार 2py, और इसको सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई, 2s हो गई, ये भी आप लोगों की 2s हो गई,
और ये हो गई आप लोगों की 2p और ये हो गई आप लोगों की 2p। ठीक है ना। ये जो डायग्राम बनाया है वो मैंने, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है वो मैंने N2 तक के अणुओं के लिए बनाया है। मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया मैंने। एक तो किसके लिए बनाया है, B2 के लिए, एक बनाया मैंने C2 के लिए और एक बनाया मैंने N2 के लिए। ठीक है ना। एक तो मैंने किसके लिए बनाया है, B2 के लिए, एक किसके लिए बनाया है, C2 के लिए, और एक किसके लिए बनाया, N2 के लिए। लेकिन जैसे ही आप लोगों का O2 आ जाएगा, आप लोगों का N2 आ जाए, एक आप लोगों को यहां पर जैसे कि आप लोगों को यहां पर जैसा O2 आ गया, F2 आ गया या Ne2 आ गया, तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, अर्थात ये दो तो ऊपर चल जाएंगे और एक आप लोगों का नीचे चल जाएगा। मतलब कंडीशन आप लोगों की इस तरीका से हो जाएगी। ठीक है ना। देख लो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इसको क्या बोलोगे, पाई बी 2px, इसको क्या बोलेंगे, पाई बी 2py, और इसको बोलेंगे सिग्मा 2pz। बी लगा देना, बी का मतलब बॉन्डिंग। अब देखो भैया, इस पूरे डायग्राम को मैं अच्छी तरीका से आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझना। कि आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें तो s ऑर्बिटल होती है। भाई हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s बनी तो लिखते हैं, इसका मतलब s ऑर्बिटल होती है, तो उसके में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसमें भी s ऑर्बिटल होती है, लिथियम आता है उसमें भी s ऑर्बिटल होती है, बेरिलियम आता है उसमें भी s ऑर्बिटल होती है, क्योंकि बेरिलियम कैसे तो लिखते हो 1s2 2s2 4 होता है। लेकिन जैसे बोरॉन का नंबर आता है तो आप लोगों की p ऑर्बिटल आ जाती है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि बोरॉन का 5 होता है। भाई एक बात बताओ, यहां पर मैं बोरॉन की बात करता हूं, ठीक है ना, बोरॉन की बात करता हूं, तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो लिखते हो 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 और 2p वाली ये किसका हो गया, बोरॉन का। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p2। बात करता हूं मैं नाइट्रोजन की, 7 होता है, क्या लिखोगे 1s2 2s2 और यहां पर लिखोगे 2p3। कहने का मेरा मतलब ये होगा कि जैसे ही आप लोगों का बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आ जाते हैं, तो आपको पता है यहां से आप लोगों की p ऑर्बिटल आना चालू हो जाती है। ठीक है ना। p ऑर्बिटल कहां से एंटर हो जाती है, आप लोगों के बोरॉन से। तो p ऑर्बिटल के अंदर ये होती है कि जैसे आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अर्थात इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम की जो ऑर्बिटल होती है उनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, जितनी आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, उतनी ही आप लोगों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। जैसे कि यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है, 2, तो कॉमन सी बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितनी बनेंगी, 2। नीचे वाली कौन सी होगी, बंदी अनुकक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाली होंगी विपरीत बंदी अनुकक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी को, बॉन्डिंग को हम किससे शो करते हैं, बी से, और एंटी बॉन्डिंग को हम किससे शो करते हैं, स्टार से। ठीक है ना। तो ये नीचे वाली तो आपकी कौन होगी, बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में बंदी बोलते हो, और ऊपर वाली कौन सी हो गई, एंटी बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, विपरीत बंदी बोलते हो। ठीक है ना। तो देखो यहां पर कितनी, ये p ऑर्बिटल कितनी आपकी 3, और 3 कितने हो गई, 6 हो गई। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पता है ये थोड़ी किसी परमाणु को एक्सप्लेन करती है, अणु को एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। तो कॉमन सी बात है 3 इसकी हो गई, 3 और 3 कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना। मैंने क्या बोली है कि जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है, 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितनी बनेंगी, 6। 3 नीचे रही, 3 ऊपर रही। नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलेंगे, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन आप एक बात विशेषकर ध्यान में रखना कि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोग बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो, तो ये 2 ऑर्बिटल आपको नीचे रखनी है और 1 ऑर्बिटल आपको ऊपर रखनी है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आ जाता है तो कंडीशन उल्टी हो जाती है। अर्थात ये 2 ऑर्बिटल तो आपकी ऊपर चली जाती है और 1 ऑर्बिटल आपकी नीचे चली जाती है। अर्थात ये कंडीशन बन जाएगी। ये किस किस के लिए बनाई है मैंने, O2 के लिए, उसके बाद O2 के बाद कौन होता है, F2 होता है, उसके बाद कौन होता है, Ne2। ध्यान में रखना, अगर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अणुकक्षक स्तर या अणुकक्षक एनर्जी लेवल, अगर आप लोग बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो तो 2 नीचे 1 ऊपर रखनी है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आ गया तो ध्यान में रखना ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चली जाएंगी, 1 नीचे आ जाएगी। ज्यादातर जो स्टूडेंट है यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का आ गया और ये 2 नीचे रख दी, 1
एक ऊपर रख दी, समझ लेना बेटा गलत कर दिया, ठीक है ना। आप लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोग बोरॉन के लिए बना रहे हो, कार्बन के लिए बना रहे हो, नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो, तो 2 ऑर्बिटल आप लोगों को नीचे रखनी है, एक ऊपर रखनी है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आ जाता है तो ध्यान में रखना फिर कंडीशन ये बनेगी, अर्थात ये दोनों ऑर्बिटल तो ऊपर चली जाएंगे और एक ऑर्बिटल आप लोगों की नीचे आ जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया, इस वक्त अनुकक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख बता रहा हूं, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप लोगों को पता, हम हाइड्रोजन से लेकर कहां तक बना रहे हैं, नियोन तक। हम जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो हाइड्रोजन से लेकर कहां तक बना रहे हैं, नियोन तक, परमाणु का नहीं, अणु का, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो है अनुकक्षक सिद्धांत। अनुकक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं करती, ये एक अणु को एक्सप्लेन करती है, एक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भाई मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। फिर आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, यहां तक तो आपकी एस ऑर्बिटल होती है, लेकिन जैसे ही बोरॉन का नंबर आता है तो आप लोगों को पता पी ऑर्बिटल चालू हो जाती है। तो पी ऑर्बिटल का जब आप लोग डायग्राम बनाओगे, अर्थात जब आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए बनाओगे तो 2 नीचे एक ऊपर, पूरा डायग्राम डिट्टो सेम होगा, ठीक है ना। बस एक ही जगह पर डिफरेंस आएगा कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो तो 2 नीचे एक ऊपर, लेकिन जैसे ही आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन के लिए बना रहे हो तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, बाकी का पूरा डायग्राम सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पर स्थिति चेंज हो जाएगी। अर्थात स्थिति कौन सी बन जाएगी आप लोगों की, ये स्थिति बन जाएगी। ये वाली स्थिति तो किसके लिए बनी है, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए और नियोन के लिए, और ये वाली स्थिति किस किस के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए। आप तो सीधा सा फंडा ये रखो कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो तो 2 नीचे एक ऊपर, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए बना रहे हो तो 2 ऊपर एक नीचे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लो, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोग बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो तो 2 नीचे एक ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए बना रहे हो तो पूरा डायग्राम बिल्कुल डिट्टो होगा, सेम होगा, बस यहां पर चेंज हो जाएगा। ये 2 ऑर्बिटल तो आप लोगों के ऊपर चल जाएंगे और एक ऑर्बिटल आप लोगों के नीचे चल जाएगी। और आप लोग जानते हो कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, यहां पर आप लोग एनर्जी लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर होता है वो आधा नंबर तो इस एनर्जी वाले का ही काट लेता है, इसलिए ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद इस एरो को जरूर बना देना, तीर का निशान। ये किसको शो करता है, एनर्जी को, कि अर्थात एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी नीचे वाले की तो एनर्जी कम होती है, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। और आप लोगों को पता है कि देखो यहां पर ये कौन सी है, बॉन्डिंग, और ये कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग। ध्यान में रखना, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसके नाम से ही पता लग रहा है, बॉन्डिंग, बंदी अनुकक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है कि बॉन्ड को बनना चाहिए, लेकिन जो विपरीत बंदी अनुकक्षक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके नाम से ही पता लग रहा है विपरीत, एंटी, अर्थात जो बॉन्ड बनाने का विरोध करती है कि बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बंद बनाने का सपोर्ट करती है कि बॉन्ड को बनना चाहिए, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो बॉन्ड बनाने का विरोध करते हैं कि बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका स्टेबिलिटी क्या होती है, कम, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है ना, तो बॉन्डिंग की कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एंटी बॉन्डिंग की अगर एनर्जी ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने का सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। लेकिन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, और कम एनर्जी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है। और अगर बॉन्ड बनेंगे कहीं पर तो कॉमन सी बात है सामने वाला स्टेबल होगा। भाई एक बात ध्यान में रख लेना, जिसके पास जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि कभी कभी हम बात करते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल की, तो ध्यान में रखना इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि कॉमन सी बात है अगर यहां पर आप बॉन्डों को तोड़ोगे तो 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो कॉमन सी बात है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसको होता है, ट्रिपल बॉन्ड की। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। उससे कम कौन होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर 2 बॉन्ड ही तोड़ने पड़ेंगे। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि वहां पर एक ही बॉन्ड आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना?
तो जितने ज्यादा आप लोगों के बॉन्ड बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि यहां पर बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि वहां पर आप लोगों के 3 बॉन्ड है, अगर तोड़ोगे तो 3 तोड़ने पड़ेंगे, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उससे कम किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, और सबसे कम किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से बता देता हूं। 2 नीचे एक ऊपर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो किसके लिए बनाना है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए। और जैसे ही ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन आ गया, उसमें क्या करोगे, ये 2 ऑर्बिटल को तो ऊपर ले जाना, एक को नीचे ले जाना, बाकी का डायग्राम बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, देख लो आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये बात तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हो गई। जैसे ही आप लोग एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दोगे, जिसका भी वो हम लोगों से एग्जाम में पूछे, ठीक है, उसके बाद वो सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, जैसे विन्यास, बंध क्रम, प्रकृति, स्थायित्व। आज के इस लेक्चर में सारी चीजों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। और इसके रेस्पेक्ट में 1-2 बातें और बोलूंगा, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये बात होता है, ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है ना भैया, डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो p ऑर्बिटल आई नहीं है, s ऑर्बिटल है, 1s और 2s आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अणुकक्षक संरचना बनाओगे, वो ऐसी बनाओगे, 2 ऑर्बिटल नीचे रखनी है, एक ऊपर रखनी है, ठीक है। 3 का इनका काम खत्म। उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है ना। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए क्या करोगे, इन 2 को ऊपर ले जाना, एक को नीचे ले जाना, हो गया काम खत्म। भाई समनाभिकी के अंदर हम हाइड्रोजन से नियोन तक ही तो बना रहे हैं, समनाभिकी के अंदर हम H2 से Nu2 तक ही तो बना रहे हैं, मतलब 1 से लेकर कहां तक बना रहे हैं, 10 तक बना रहे हैं, तो 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि p ऑर्बिटल आती नहीं है। बात करता हूं 5, 6 और 7, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उनके लिए 2 नीचे एक ऊपर, 2 नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं 8, 9 और 10। 8 पर ऑक्सीजन होता है, 9 पर फ्लोरीन होता है, 10 पर नियोन होता है। उनके लिए क्या करोगे, 2 को ऊपर रख देना और 1 को नीचे ले जाना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा। बाकी का डायग्राम बिल्कुल डिट्टो रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो समनाभिकी के पूरे डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही समनाभिकी हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हेडिंग डाल के विषमनाभिकी के करवा के वो 5 एग्जांपल, ये वो आपकी यूनिट खत्म हो गई। फिर उसके बाद लास्ट ईयर के एग्जामों के क्वेश्चन देखना, इतने सिंपल क्वेश्चन। आप बोलोगे सर वास्तव में यूनिट बहुत सीधी लगी। सीधी इसलिए लगी बेटा क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता चलूं वैसे पढ़ते चलो, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये हो गए। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विन्यास के बारे में, ठीक है ना। विन्यास जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसके बाद बंध क्रम के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ट्रिक तो मैंने आप लोगों के लिए बता दी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। अब तरीका देखते हैं कि तरीके के अकॉर्डिंग कैसे आएगी, वो तो आंसर चेक करने का तरीका था, चलो ठीक है। उसके बाद प्रकृति बताएंगे, इसका नेचर अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और लास्ट में इसका बताऊंगा स्थायित्व, ये स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो एक काम करता हूं, यहाँ पर थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं, उसको मिटा देता हूं, जिससे कि मुझे जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहां से मैं जगह को खाली कर लेता हूं, ठीक है ना, लिखने के लिए। ये जगह यहां पर मैंने खाली कर ली, ठीक है ना। एक इसको और मिटा देता हूं मैं, इसको और मिटा देता हूं, ठीक है ना। और इस वाले को मैं इधर शो कर देता हूं, ठीक है ना। इस वाले को मैं इधर शो कर देता हूं, ये लो। अगर 2 ऊपर चली गई और 1 नीचे आ गई, ये डायग्राम हम लोगों ने पहले तो इनके नाम लिख देता हूं, पाई बी 2px, पाई बी 2py, और ये होगा सिग्मा 2pz, ठीक है ना। ये डायग्राम हम लोगों ने किसके लिए बनाया है, एक तो O2 के लिए बनाया है, एक F2 के लिए बनाया है, और एक हम लोगों ने किसके लिए बनाया है, Na2 के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए बनाया, फ्लोरीन के लिए बनाया और नियोन के लिए बनाया, ठीक है। आ गई ना बात समझ, चलो ठीक है। अब समझाना चालू करता हूं। जैसे ही आप एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दोगे, ठीक है ना, उसके बाद उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप लोगों को क्या क्या चीज निकाली है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल डायग्राम, और एक चीज और बता देता हूं, चाहे आप लोग नोट्स बना रहे हो या फिर एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हो, जिसके अंदर भी आप लोग डायग्राम बनाओगे ना, वो पेज बिल्कुल आपका सेपरेट होना चाहिए। मतलब एक पेज में आपका एक ही डायग्राम होना चाहिए, ये नहीं कि उसी में डायग्राम और गिच्चिर मिच्चिर कर दिए, ऐसा मत कर देना। कॉपी के अंदर जब नोट्स बनाओगे ना, तो एक पेज के अंदर बिल्कुल एक ही डायग्राम होना चाहिए, उसको दूसरा डायग्राम ऐड मत करना। डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे जो जगह खाली है वहां पर ये सारी चीजें लिखना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं।
ध्यान रखना, इधर उधर मत लिख देना जिससे गिच्चिर मिच्चुर हो। आप लोगों ने नए सेपरेट पेज में ये बना दिया, उसके जस्ट नीचे वो सारी चीजें लिख देना जो मैं आप बोर्ड पे बता रहा हूं, ठीक है ना। चाहे वो आपकी फियर कॉपी हो या फिर एग्जाम की कॉपी हो, जिस तरीका से मैं बता रहा हूं उसी तरीका से लिखना, क्योंकि ये लिखने का एक तरीका होता है। तो अब तुमको आना तो चाहिए कि एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, हमको किस तरीका से लिखना चाहिए कि जिससे कि एग्जामिनर हमारी कॉपी को देख के इंप्रेस हो और हम लोगों को नंबर दे, ठीक है ना। इसलिए जिस तरीका से मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा, आपको कॉपी में इस तरीका से लिखना है, उसी तरीका से लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को नोट्स बनाने, ठीक है ना। अब सुनो भैया ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं विन्यास की, विन्यास कैसे लिखोगे। तो देखो भैया सुनो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, विन्यास की। तो विन्यास के बारे में देखो सबसे पहले आप लोग, तो यहां पर मैं जो एनर्जी है उसका बढ़ता हुआ ऑर्डर बता रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं। देखो जिसकी एनर्जी आपको पता सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो लिखते चलो, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो सिग्मा बी 1s, ठीक है ना। बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूं, बढ़ता हुआ क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद किसकी होती है, इसकी सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। उसके बाद फिर किसकी होगी, इसकी होगी, ये हो गई सिग्मा बी 2s। उसके बाद किसकी होगी आप लोगों की, उसके बाद आप लोगों की होगी सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की किसकी होगी, उसके बाद होगी पाई बी 2px, पाई बी 2px, ठीक है ना, बराबर किसको हो गए, पाई बी 2p बाई, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को किसकी होगी, सिग्मा बी 2pz, ठीक है ना, सिग्मा 2pz। इन दोनों की बराबर होगी भैया, देखो इन दोनों बराबर है ना, तो इनकी दोनों की बराबर होगी, ठीक है ना। उसके बाद नंबर किसका आएगा, इनकी भी बराबर होगी पाई स्टार 2px, ठीक है ना, और बराबर किसको होगी, पाई स्टार 2p बाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। बिल्कुल सही बात है भैया, विन्यास आप लोग इस तरीका से लिखोगे। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा बी 1s की, ये लिख दिया। उसके बाद किसकी होती है, सिग्मा स्टार, सबसे कम तो इसकी होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा स्टार 1s की। उसके बाद किसकी होती है, सिग्मा बी 2s की, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों की एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती जाएगी और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz की, क्योंकि आप लोगों को पता है एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो कॉमन सी बात है, नीचे वाले की एनर्जी सबसे कम होगी और ऊपर वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और आप लोगों को पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सिग्मा बी 1s और ये सबसे कम स्टेबल होगा कौन, सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि आप लोगों को पता है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन स्टैच्यू से, स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अर्थात ऊर्जा का रिलेशन स्टैच्यू से व्युत्क्रमानुपाती होगा, एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इस तरीका से आप लोगों को विन्यास लिखना है। आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का विन्यास लिखना है, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनका नहीं लिखना है। और वो मैं ऑर्बिटल डायग्राम जब इनके ड्रॉ करूंगा तब मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है ना, किस तरीका से लिखना है। ये तो यहां पर मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूरे का लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे नंबर बात समझ में, आप लोगों को क्या करना है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही शो करनी है, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो आपके इलेक्ट्रॉन यहां तक बढ़ते हैं तो इनको ही शो करना है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मत करना इनको शो, ठीक है ना। ये किस तरीका से, जब मैं इनको ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तब मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है ना। ये बात किसको होगा, विन्यास की, लिख दोगे, चलो ठीक है। विन्यास के जस्ट नीचे, स्टेप मत तोड़ना, पहले डायग्राम बनाना, उसके जस्ट नीचे क्या लिखोगे, विन्यास, और विन्यास के या कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट नीचे आप लिखोगे बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। विन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है NB - Na/2, ठीक है ना। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेना और बॉन्डिंग में से आप लोग एंटी बॉन्डिंग को घटा देना, 2 का भाग लगा देना, आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने की तो मैंने ट्रिक भी बता रखी, आप सुनो। वो तो आप लोगों की ट्रिक थी, 8 से लेकर 20 तक की गिनती लिख दी, 14 पे लिख दिया 3, आधा इधर घटा दिया, आधा इधर घटा दिया, फिर हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे। वो तो आप लोगों की थी ट्रिक और ये है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अर्थात उससे तो आप लोग आंसर चेक करोगे और यहां से आप लोग आंसर निकालोगे।
BO बराबर NB माइनस NA बटे 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना और बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग घटा के 2 का भाग लगा देना, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सी है? नीचे वाली। और एंटी बॉन्डिंग कौन सी है? ऊपर वाली। जैसे कि ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल आप लोगों की नीचे वाली है और एंटी बॉन्डिंग आप लोगों की ऊपर वाली है। ध्यान रखना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने का विरोध करती है कि बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। तभी तो वो एस टाइप को, अनस्टेबिलिटी को शो करती है, इनस्टेबिलिटी को शो करती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है ना। अब मैं एक चीज और बता दूं, बंध क्रम की डेफिनेशन क्या होती है ये तो निकालने का तरीका बता दिया कि BO बराबर NB माइनस NA बटे 2, लेकिन आखिरकार ये बॉन्ड ऑर्डर की बंध क्रम की डेफिनेशन क्या होती है? तो सीधे शब्दों में मैं बता देता हूं, दो परमाणुओं के मध्य में बनी बंधों की संख्या को बंध क्रम बोलते हैं। दो एटमों के बीच में बने बॉन्डों की संख्या को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। एक बार फिर से समझना, दो परमाणु के मध्य बनी बंधों की संख्या को बंध क्रम बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। जैसे कि आप लोगों को पता है N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है? 3। इसका मतलब यह है कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इस तरीका से बात समझ में आ गई ना। मतलब दो परमाणु के मध्य में बनी बंधों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे सपोज कर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि दोनों एटमों के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं आप लोगों के। जैसे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। इसका मतलब ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अर्थात दो परमाणु के मध्य में बनी बंधों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? बंध क्रम बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, विन्यास का काम खत्म, बंध क्रम का काम खत्म। अब बात करते हैं हम प्रकृति, ठीक है ना। अब बात किसकी करते हैं? प्रकृति की। कि भाई जो इसकी प्रकृति है वो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो मैं यहां पर अब बात करता हूं प्रकृति की। प्रकृति मतलब नेचर इसका क्या है? तो देखो भैया, आप लोग खूब 9th 10th क्लासों से 11th 12th क्लासों से पढ़ते आए हो कि हम जानते हैं क्या किसी के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर क्या होता है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन होता है? प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके पेयर फॉर्म में होते हैं, पेयर मतलब जोड़ा फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप लोगों को सपोज करो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग समझ जाना, आपको पता है ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, 0। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0। तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आता है? 0 आता है। अर्थात ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट का मान क्या होता है? 0। अर्थात उनमें कोई भी चुंबकीय आघूर्ण, कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीका से, तो आप लोगों को पता है ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं, तो इनकी तो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि प्लस आप है, इनको कैंसिल आउट करने वाला कोई है नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो इनकी वैल्यू जैसे आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, तो 1.5 वैल्यू निकलेगी। जबकि इनकी वैल्यू को दूसरा कैंसिल आउट करने वाला है, जबकि यहां पर वैल्यू को कोई कैंसिल आउट करने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन से हो रही है। तो एक ही डायरेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर जुड़ेंगी। इसलिए ध्यान में रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित हैं तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय, अर्थात उनमें कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अनुचुंबकीय, अर्थात पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनमें चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट के मान निकलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, ठीक है ना। तो फिर निकाल देना आराम से, इनमें देख लेना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में चेक करके देख लेना। बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग किसी में भी अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, तो समझ जाना प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कहीं पर भी अयुग्मित, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो समझ जाना वो अनुचुंबकीय होगा, अर्थात पैरामैग्नेटिक होगा। प्रकृति की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्थायित्व की, ठीक है ना। प्रकृति की बात कर ली अब हम लोगों ने, अब बात करते हैं स्थायित्व की, ठीक है ना। पहले तो प्रकृति के बारे में भी यहां पर लिख देता हूं। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। और यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। विन्यास हो गया, बंध क्रम हो गया, प्रकृति हो गया। अब बात करते हैं स्थायित्व की। ये पॉइंट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो भैया सुनो कि अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 और 3 आ रहा है, समझना ध्यान से। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो जिनका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1,
2 या 3 आ रहा है, तो ध्यान में रखना वो आप लोगों का स्थायी होगा, स्टेबल होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है, उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो 1 बन, 2 बन या 3 बन। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे, स्थायी, अर्थात वो स्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपने निकाला और उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है, तो समझ जाना वो अणु नहीं बनता, अर्थात वो होता है काल्पनिक। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको बताए ये H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0 आता है। Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आप लोगों का, इसका भी 0 आता है, इसका भी 0 आता है। ये Ne2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम का, आप लोगों का H2 का, Be2 का और Ne2 का, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 0 आता, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और प्रकृति में He2, Be2 और Ne2 नहीं बनता, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0, अर्थात ये काल्पनिक होते हैं, अर्थात ये इस फॉर्म में नहीं बनते। मेरी बात समझ में आ गई। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा उनके बारे में लिखोगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए ये अस्थायी होगा और यह काल्पनिक होगा, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि He2 अस्थायी होता है या काल्पनिक होता है, MOT डायग्राम के आधार पर समझाइए, तो MOT डायग्राम बना देना और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के 0 कर सो, फिर ये लिख देना कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए ये अस्थायी या काल्पनिक होता है। बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, एक तो हीलियम, एक बेरिलियम और एक आप लोगों का नियोन, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0, अर्थात ये काल्पनिक होते हैं, अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये तो जब इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तब आप लोग देख लेना। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों के कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, पहले डायग्राम बना दिया, चाहे एग्जाम की कॉपी हो चाहे आप लोगों नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल सेपरेट पेज में, एक पेज में एक डायग्राम हो, उसकी सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आप आराम से ऊपर तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम बनाने के बाद उसके जस्ट नीचे विन्यास लिखोगे। स्टेप मत तोड़ना कि विन्यास को लास्ट में लिख रहे हो, नहीं, सबसे पहले विन्यास कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे, उसके जस्ट नीचे बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर को लिखोगे, उसके जस्ट नीचे किसको लिखोगे, प्रकृति को, मतलब नेचर को लिखोगे, और सबसे नीचे किसको लिखोगे, स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को, ठीक है ना। अगर वो स्टेबल है तो स्थायी लिख देना, अगर वो अनस्टेबल है तो अस्थायी लिख देना, कोष्टक में काल्पनिक लिख देना, ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने पॉइंट हो गए, 4। और इसका 5वां और 6ठे नंबर के पॉइंट को और बता देता हूं, ठीक है ना। ये 5वां और 6ठे नंबर आपको एग्जाम में तो 4 ही पॉइंट शो करने, अब 5वां और 6ठे नंबर के पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी के साथ ऐड कर देता हूं। 4 पॉइंट तो हो गए। अब जो 5वां और 6ठे नंबर का पॉइंट बोलूंगा वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हम लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, अब वो पॉइंट क्या है, अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं मेरे लिए, ध्यान से समझना भैया। ये कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 4 हो गए। एक तो विन्यास हो गया, बंद क्रम हो गया, प्रकृति हो गया, स्थायित्व हो गया। अब मैं इसका 5वां और 6ठा नंबर का पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है ना। पूरा ध्यान मेरी तरफ रख देना, क्योंकि 4 पॉइंट बोलने के बाद इसका 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीका से वो पॉइंट समझने लायक है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को जो क्वेश्चन पुट होते हैं, घुमाकर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन 5 और 6ठे पॉइंट से होते हैं। तो घुमाकर देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सामने रख दिया। अगर एग्जामिनर आप लोगों को घुमाना चाहे तो आप घूमना मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। 5वें पॉइंट में ये है कि एक बात बताओ यार, अगर किसी का बंद क्रम बढ़ता है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि किसी के पास सिंगल बॉन्ड है, किसी के पास डबल बॉन्ड और किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ध्यान में रखना जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंद की पावर उतनी ज्यादा होगी, और बंद की पावर उतनी ज्यादा होगी तो उसकी बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब बंद क्रम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका स्थायित्व होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बंद सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और उतनी ही ज्यादा उसकी बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है ना। अर्थात ये चारों एक दूसरे के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिख देता हूं भैया, यहां पर जो ये तो मैंने पहला पॉइंट बोला है, ये मैंने दूसरा पॉइंट बोला है, ये तीसरा बोला है, ये चौथा बोला है। 5वें पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। 5वें पॉइंट में मैंने ये बोला है कि बंद क्रम समानुपाती किसको होता है, बंद सामर्थ्य के, बंद सामर्थ्य के समानुपाती किसको होता है, आप लोगों के समानुपाती किसको होगा, बंद ऊर्जा समानुपाती किसको होता है, स्थायित्व के, स्टेबिलिटी के, समानुपाती किसको होता है, स्थायित्व के, स्टेबिलिटी के। और ये व्युत्क्रमानुपाती किसको होगा, या बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के, बंद लंबाई के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो मैं साइड में लिख देता हूं इसको, ठीक है ना। उधर कम दिखाई दे रहा, मैं इसको साइड में लिख देता हूं इधर, ठीक है ना। इसको मैं साइड में लिख देता हूं। देखो
पहले तो इसका वो एनर्जी वाला बना दे रहा हूं, ये लो, ये एनर्जी लिख दी। ये डायग्राम किसके लिए बनाया, एक तो B2 के लिए बनाया, एक C2 के लिए बनाया, एक N2 के लिए बताया। अब जो पांचवा पॉइंट बोला वो मैंने ये बोला है कि बंद क्रम समानुपाती किसको होगा, बंद सामर्थ्य के, बंद सामर्थ्य समानुपाती किसको होगा, बंद क्रम समानुपाती, बंद सामर्थ्य समानुपाती, बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी समानुपाती किसको होगा, स्थायित्व के, स्टेबिलिटी के। लेकिन जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो किसको होता है, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। व्युत्क्रमानुपाती किसको होगा, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। इधर देख लो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने पांचवा पॉइंट ये बोला है कि जिसका बंद क्रम जितना ज्यादा होगा उसकी बंद की सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी भी आप लोगों की ज्यादा होगी, और अगर आप लोगों की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई तो कॉमन सी बात है उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ये चारों एक दूसरे के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या, बंद क्रम समानुपाती, बंद सामर्थ्य, बंद क्रम समानुपाती, बंद सामर्थ्य समानुपाती, बंद ऊर्जा समानुपाती, स्थायित्व, और ये चारों ही व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। ये चारों जब बढ़ेंगे तो बंद लंबाई घटेगी, और अगर बंद लंबाई बढ़ेगी तो चारों घटेंगे आप लोगों के। एक बार फिर से समझ लेना, बंद क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप लोग सुनो, बंद क्रम समानुपाती, बंद क्रम समानुपाती, बंद सामर्थ्य समानुपाती, बंद ऊर्जा समानुपाती, स्थायित्व, चारों ही एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होते हैं, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, स्टेबिलिटी, और ये चारों ही जो आप लोगों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होंगे, बॉन्ड लेंथ के। एक बार फिर से समझना इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। चार हो गए ना, चारों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चारों ही जो डायरेक्टली, चारों तो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चारों जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो किसको होते हैं, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। मेरी बात समझ में आ गई, हिंदी मीडियम वाले फिर सुन लो, बंद क्रम जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बंद सामर्थ्य होगी, उतनी ही ज्यादा बंद ऊर्जा होगी, और जितनी ज्यादा बंद ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। चारों ही एक दूसरे के समानुपाती होंगे, लेकिन चारों बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट होता है आपका 5वें नंबर का। इसमें मैंने रिलेशन बताया, यहां पर देख लो, बंद क्रम समानुपाती, बंद सामर्थ्य समानुपाती, बंद ऊर्जा समानुपाती, स्थायित्व के, और व्युत्क्रमानुपाती किसको हो गए, बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के हो गए। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, 5वां। अब 6ठे नंबर का पॉइंट और देखो, 6ठे नंबर के पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बोली थी कि आपको पता है यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, एक तो बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग बंदी अनुकक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और विपरीत बंदी अनुकक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनके नाम से पता लग रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है, अर्थात बॉन्ड को बनना चाहिए, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, विपरीत बंदी अनुकक्षक होती है, वो बंद बनाने का विरोध करती है, अर्थात बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब कि नीचे वाली जो ऑर्बिटल है वो तो बॉन्डिंग है, ऊपर वाली कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग। हिंदी वाले हो, नीचे वाली को बोलते हैं बंदी अनुकक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, विपरीत बंदी अनुकक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है, बंदी में जा रहा है, तो ध्यान में रखना आपका बंद क्रम बढ़ता है, और अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी अनुकक्षकों में जा रहा है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एक बार फिर समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का बढ़ेगा, और अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का घटेगा। एक बार फिर से समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉन्डिंग के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम बढ़ता जाएगा, और अगर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भरना चालू हो गए तो ध्यान में रखना, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने का विरोध करती है कि बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनना चाहिए तो कॉमन सी बात है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का घटेगा। बात समझ में आ गई, मतलब बॉन्डिंग के अंदर अगर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में अगर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का घटेगा। या उल्टा बोल दूं, बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं,
बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, ध्यान से समझना, बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एक बार इस स्टेटमेंट 6 नंबर को दोबारा दोहराता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है वो बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है कि बॉन्ड को बनना चाहिए, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ऊपर वाली, वो बॉन्ड बनाने का विरोध करती है, अर्थात बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। अब स्टेटमेंट बोला हूं, इसके रेस्पेक्ट में दो कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? कि बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो कॉमन सी बात है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो कॉमन सी बात है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ही। तो सही आप लोगों का बात समझ में आ गई। ये आप लोगों के 6 पॉइंट है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना। आप लोगों का एमओटी का क्वेश्चन, ये तो बीएससी है बेटा, कहीं पर चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, आईआईटी हो, जेडब्ल्यू, कुछ भी हो, पीएमटी हो, कोई सी भी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, कोई से लेवल की एग्जाम हो, आप लोगों का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इन 6 पॉइंटों को अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है ना। 5वें नंबर और 6ठे नंबर का जो पॉइंट बोला है वो कंपटीशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं। बात मेरी समझ में आ गई। बाकी का एग्जाम में तो आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बना दिया, बिल्कुल सेपरेट, नया बिल्कुल सेपरेट पेज, चाहे आप लोग नोट्स बना रहे हो, चाहे आप लोग एग्जाम में बना रहे हो, इसको बिल्कुल सेपरेट पेज में बनाना। इसके जस्ट नीचे पहले किसको लिखोगे, विन्यास को, ऑर्डर को मत तोड़ना, पहले विन्यास लिखोगे, फिर बंद क्रम लिखोगे, फिर प्रकृति लिखोगे, सबसे नीचे लास्ट में किसको लिखोगे, इस टाइप को, स्टेबिलिटी को। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी का ये चीज तो बता दी कि जब डायग्राम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो तो 2 नीचे 1 ऊपर, और जैसे ही ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन आ गया तो ये दोनों को तो कहां पर ले जाना, ऊपर, और एक को नीचे ले जाना। बाकी का डायग्राम बिल्कुल डिक्ट होगा। इस तरीका से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों को बनाने, ठीक है। तो आज इनका जितना था सब कुछ बता दिया। अब कल के लेक्चर में समनाभिकीय द्विपरमाणु कणों के एग्जांपल लेना चालू कर दूंगा। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे तक नियोन तक बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। समनाभिकीय खत्म होते ही फिर हेडिंग डाल देंगे विषमनाभिकीय, हेटेरो एनुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है ना। तो कल से हाइड्रोजन के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन से लेकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तक बनाने, नियोन तक बनाने, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो आप लोगों को पता लगेगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।